हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हम लोगों का मैकेनिकल का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है और उसमें सब्जेक्ट चल रहा है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्विंग थ्योरी। ठीक है, तो क्विंग थ्योरी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी आई होप अभी तक के सारे लेक्चर क्लियर हो गए होंगे और मैक्सिमम पार्ट मैंने कवर करा दिया है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे जो कि हमें लगाने हैं, अगर इस क्रैश कोर्स का पूरा बेनिफिट उठाना है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? हमें सबसे पहला काम करना है प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो चाहे गेट का हो। न्यूमेरिकल तो कोई छोड़ना ही नहीं है, जहां भी मिले वहां से ढूंढ के लगा लेना है। ठीक है, अगर गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है अच्छे मार्क्स से तो, क्योंकि गेट में मैक्सिमम न्यूमेरिकल पूछता है। अगर 90% पूछे तो 90% पार्ट तो न्यूमेरिकल ही है, और उसके बाद न्यूमेरिकल तभी सॉल्व होगा जब प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो फॉर्मूले याद करो और प्रैक्टिस करो। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्विंग थ्योरी, और इसी को बोलते हैं अपन लोग वेटिंग लाइन थ्योरी। क्विंग थ्योरी और क्विंग मॉडल, वेटिंग लाइन मॉडल, वेटिंग लाइन थ्योरी। ठीक है, तो इन नामों से इनको जाना जाता है। होता क्या है देखो कि ये समस्या आई कब और इसका काम क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। देखो, हम लोग सब जाते हैं कभी रिजर्वेशन काउंटर पर रिजर्वेशन कराने, किसी डॉक्टर के पास है या कहीं बिल जमा करने। तो हम लोगों को सर्विस जब लेनी होती है तो हम लोग जाके देखते हैं भाई कितनी देर लग रही है, कितनी भीड़ लग रही है। तो हम लोग इससे क्या करते हैं, इसको पढ़ के हम लोग डिसाइड करते हैं कि सर्विस रेट क्या होना चाहिए। क्या डिसाइड करते हैं कि भाई सर्विस रेट क्या होना चाहिए, है ना। नंबर ऑफ सर्वर कितने रिक्वायर्ड है, और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट करना है काम, कॉस्ट मिनिमाइज करना है। कॉस्ट मिनिमाइज करना है किसकी? सर्विस की। ठीक है, सर्विस की अपन को कॉस्ट मिनिमाइज करना है। और अगर देखें तो सर्विस की कॉस्ट में दो चीजें होती हैं, कॉस्ट ऑफ सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ वेटिंग। तो इन दोनों का अपन को क्या करना है, बैलेंस बना के रखना है। दोनों चीजें होती हैं, कॉस्ट ऑफ सर्विस, कॉस्ट ऑफ वेटिंग, दोनों का बैलेंस बना के अपन को क्या करना है, सर्विस की कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, सर्विस रेट वाइज किस हिसाब से सर्विस देनी है, नंबर ऑफ सर्वर्स कितने होने चाहिए। तो जब हम लोग एक क्विंग थ्योरी, क्विंग मॉडल पढ़ लेते हैं तो हमें इन सब चीजों का पता लग जाता है कि भाई, और क्या पता लग जाता है कि भाई कितना वेट करना पड़ेगा, कितनी वेटिंग लाइन। तो उसी से हम ये सब चीजें डिसाइड करते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये और ये एकदम रियल लाइफ वाला एग्जाम्पल है, सबने फील किया होगा। लोग रिजर्वेशन काउंटर पे जा रहे हो, आप जाते हो, कभी देखते हो कि बहुत लंबी लाइन लगी है, कितने लोग टिकट काउंटर पे बैठे हुए हैं, है ना। तो जितने बैठे हुए हैं वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो लाइन लगी हुई क्यू की लेंथ है वही क्विंग थ्योरी है कि कितना टाइम लग रहा है सर्विस में, किस हिसाब से हमको बढ़ाना है, किस हिसाब से हमको घटाना है। तो वो सब सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ते हैं, क्विंग थ्योरी में। देखो, अपने को सिर्फ क्विंग थ्योरी की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चेक करना रहेगा कि वेटिंग टाइम कितना, लेंथ कितनी है, क्योंकि यही वगैरह 2-3-4 पॉइंट। कॉस्ट की बात हम लोग नहीं करेंगे, कॉस्ट की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में कॉस्ट के बारे में बात करना नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक समझने के लिए मैं थोड़ा सा बीच में कॉस्ट बता दूंगा कि कैसे कॉस्ट होती है वेटिंग की, कैसे सर्विस की, और कैसे उसमें हम लोग बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विंग थ्योरी को। ऑब्जेक्टिव हम लोग समझ गए हैं कि भाई क्या करना है। भाई कहीं भी जा रहे हो, हम लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, तो पता होना चाहिए ना कि हमको जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि वही उसी को प्रॉफिट होगा, उसी को लॉस होगा। अगर हम लोग जैसे जा रहे हैं किसी प्राइवेट बैंक में तो हम लोगों को बहुत अच्छी सर्विस मिलती है, किसी गवर्नमेंट में जा रहे हैं सर्विस बहुत खराब मिलती है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो सर्विस अच्छी होती है, भले ही पढ़ाई ना अच्छी हो। लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाओगे, पढ़ाई अच्छी होगी लेकिन सर्विस एकदम खराब होगी। तो वो सब क्या है, हम लोगों को इससे पता चलता है कि किस हिसाब से सर्विस देना है। अब धीरे धीरे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी सर्विस अच्छी हो रही है, क्योंकि भाई कंपटीशन की बात है ना। तो हम लोग इससे सिर्फ यही पता लगाते हैं कि भाई क्या सर्विस रेट होना चाहिए, क्या नंबर ऑफ सर्वर होना चाहिए, और कॉस्ट अपन को सर्विस की मिनिमाइज होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले तो कभी पढ़ा नहीं है। ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट है क्विंग थ्योरी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्विंग थ्योरी। ठीक है,
तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई ये कि डॉक्टर का क्या है, क्लिनिक, डॉक्टर का क्लिनिक है, इसको हमने बोला है क्या, सिस्टम, अपना सिस्टम। ये उसका केबिन है, ये अपना डॉक्टर बैठा हुआ है एकदम मस्त, है ना, और एक पेशेंट को देख रहा है, एक पेशेंट को चेक कर रहा है ना, और बाहर भीड़ लगी हुई है, लाइन, है ना, और बाहर जो एक एरिया है यानी कि सिटी, शहर, जहां से लोग आ रहे हैं, वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, कोई कहीं से भी बीमार होकर आ सकता है क्लिनिक पे, है ना। अभी देखो मैं टर्म बता रहा हूं कौन कौन से यूज होते हैं, फिर उसको मैं एक एक करके डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो ये डॉक्टर का क्लिनिक था और उसमें ये सारे यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है डॉक्टर, ये क्या है, सर्वर। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है, सर्वर। ये जो है ये सर्विस ले रहा है। ये जो सिस्टम, ये जो अपना लगा हुआ है क्लिनिक के अंदर, ये क्या है, क्यू लेंथ, क्यू लेंथ यानी कि इतने लोग लाइन में लगे हुए हैं, जहां से लोग आ रहे हैं इसको बोलते हैं अपन लोग कॉलिंग पॉपुलेशन, और इसी को हम लोग बोल देते हैं इनपुट सोर्स। ये क्यू की लेंथ है। अगर सिस्टम की लेंथ की बात करोगे तो जो सर्विस में लगा हुआ है उसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम लेंथ, है ना। अब इनको भी वेट करना पड़ेगा, है ना, तो हम लोग वेटिंग टाइम निकालते हैं और लेंथ निकालते हैं। ये मेनली ये चार चीज निकालते हैं और फिर निकालते हैं कि सर्वर बिजी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फ्री होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये 5 सेटअप। अब जरा देखो, ये कॉमन सेंस चीज मैं अभी बता दे रहा हूं, बाद में कोई नहीं दिमाग लगाएगा। क्यू लेंथ सिस्टम लेंथ से छोटी दिख रही कि नहीं, तो हमेशा सवाल में सॉल्व करेंगे तो क्यू लेंथ छोटी आएगी और सिस्टम लेंथ बड़ी आएगी, चाहे जितनी बड़ी आए, चाहे 0.1, 0.2, 0.5, हो सकता है आधी सर्विस दे चुका हो, पूरी सर्विस दे चुका हो, इससे बड़ी ही आएगी चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने छोटे छोटे टर्म डिफाइन कर दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन कि मतलब क्या कहानी असली में है। तो देखो, सबसे पहले 2 टर्म होते हैं, ये हम लोगों ने सिस्टम समझा है। हाँ, एक चीज और, ये जो पॉपुलेशन है, यहां से लोग आ रहे हैं, तो जो आ रहे हैं लोग लाइन में लग रहे हैं उसको बोलते हैं अराइवल रेट, और जिस स्पीड से ये सर्विस दे रहा है डॉक्टर, देख देख के फ्री कर रहा है लोगों को, उसको बोलते हैं सर्विस रेट, है ना। तो सबसे काम की यही दोनों चीजें हैं। अब देखना कैसे, देखो 2 टर्म होते हैं, एक होता है अराइवल रेट और एक होता है सर्विस रेट। अब दोनों में डिफरेंस समझना और दोनों की इंपॉर्टेंस। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, अराइवल रेट एंड सर्विस रेट। अब देखो, डॉक्टर की बात कर लो या रिजर्वेशन काउंटर की बात कर लो या कहीं बिल जमा करने की बात कर लो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कर रहे हो या किसी भी तरह की सर्विस की बात कर दो जहां पे सर्वर बैठा हुआ है और हम लोग जा रहे हैं सर्विस लेने। चाहे रेस्टोरेंट की बात कर दो, जब हम लोग डोमिनोज में जाते हैं तो हम लोग को वहां पे ऑर्डर देने के बाद नंबर मिल जाता है, तो हम लोग क्या लाइन में तो लगे हुए हैं, है ना। तो रेस्टोरेंट की बात कर लो, कहीं भी बात कर लो, ठीक है। तो अराइवल रेट क्या होता है, अराइवल रेट जिस रेट से लोग आ रहे हैं, ठीक है, जिस रेट से लोग आ रहे हैं, अराइवल रेट, ठीक है, जिस रेट से लोग आ रहे हैं। देखो होता क्या है एक्चुअली में, मान लो कि हमने डॉक्टर की दुकान है, मैं डॉक्टर हूं, मेरा क्लिनिक है, क्लिनिक में हम लोग आ रहे हैं, हमको कभी नहीं पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली कौन कितने टाइम पे आ रहा है, कितनी देर में आ रहा है। यानी कि जो अराइवल है कोई कभी भी आ सकता है, कोई कभी भी आ सकता है। यानी कि जो अराइवल होता है वो रैंडम होता है। अराइवल क्या है, एकदम रैंडम है, हमको पता ही नहीं है कब कौन सा चला आ रहा है। और अगर हम लोग बात कर लें रैंडमनेस की, है ना, तो रैंडमनेस की अगर हम लोग बात करें तो जो रैंडमनेस होता है वो बेस्ट जो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, किस डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्क्राइब करते हैं, पॉइजन।
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एग्जाम में गेट में आया है कि अराइवल रेट किसको फॉलो करता है, गेट में आया है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। क्यों? क्योंकि रैंडमनेस, ये असम्पशन है, हमने माना है कि रैंडमनेस बेस्ट किससे डिस्क्राइब होती है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। अच्छा अब देखो, बहुत लोगों के दिमाग में आ जाएगा सर पॉइजन कैसे निकाल लिया? तो ऐसे नहीं निकाल लिया कि एक दिन में शाम को बैठा हमने 5 मिनट सोचा कि चलो पॉइजन लगा देते हैं, पॉइजन ही होगा, ऐसा नहीं। दसियों डिस्ट्रीब्यूशन लगाए होंगे, ठीक है, डेटा कलेक्ट किया गया होगा, उसके बाद जो देखा बेस्ट रिजल्ट कौन दे रहा है, वो पॉइजन दे रहा है। हम चाहे तो एक्सपोनेंशियल मान लें, बीटा मान लें, गामा मान लें, नॉर्मल मान लें, जो मानना हो मान लो, लेकिन जब फाइनली देखोगे तो बेस्ट कौन सा मिलेगा, पॉइजन मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल होता है ना कि हमें दिल्ली से जयपुर जाना है या दिल्ली से मुंबई जाना है, तो भाई 10 रास्ते हैं, इधर से होके जाओ, इधर से होके जाओ, कहीं से भी जाओ, लेकिन कोई भी, सबने ट्राई मार लिया, 10 साल से जा रहे हैं लोग, लेकिन अब किसी से पूछोगे तो वो सबसे बेस्ट रास्ता बताएगा, जबकि रास्ते 15 है वहां जाने के, बेस्ट बताएगा। बस वैसे ही है, सबने सब लगा के देख लिया है, सब पे रिसर्च हो चुकी है, जो फाइनल निकल के आया सबसे बेस्ट किसने रिजल्ट दिए हैं, वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ने दिए हैं। कि अगर रैंडमनेस आ रही है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सा कब आ रहा है, हो सकता है पहले 5 मिनट में 10 कस्टमर आ जाए, हो सकता है लास्ट के 5 मिनट में 10 कस्टमर आ जाए। तो ये क्या है अपना अराइवल रेट, और अराइवल रेट किससे बेस्ट डिफाइंड होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। ये हमको याद रखना है, ठीक। अब बात आती है सर्विस रेट की। सर्विस रेट क्या है, डॉक्टर जिस हिसाब से पेशेंट को देख के निकाल रहा है। कभी कभी देखते हो कि भीड़ कम है, भीड़ कम है तो क्या करता है डॉक्टर, अच्छे से दिशा चेक करता है, जहां बीमार नहीं वो भी पूछ लेता है, ये भी बता दो, वो भी बता दो, घर परिवार भी पूछने लगता है ना। तो जब भीड़ कम होती है तो सर्विस आराम से देता है, खूब लेट टाइम लेके पेशेंट को देखता है। अब भीड़ लगी हुई एकदम कस के, तो बस देखता है, जल्दी बीमारी बताओ, पर्ची में दवा लिखता है और निकाल देता है ना। तो इसकी बात करें तो जो सर्विस होता है वो जो डिफाइंड होता है वो कैसे होता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका तो पता नहीं, लेकिन इसका ग्राफ सबने देखा होता है एक्सपोनेंशियल का ना। तो देखो, अगर हम लोग इधर क्वांटिटी देखें और इधर देखें टाइम ऑफ सर्विस है, और इधर देखें क्या कि पॉपुलेशन कितनी है, या फिर बोल दो लेंथ, या फिर क्वांटिटी बोल दो, ठीक है, कि कितने लोग हैं, ठीक है। तो देखो, जब ज्यादा कम होंगे तो ज्यादा टाइम देगा, मतलब घर परिवार सब पूछ रहा है, कम लोग होंगे तो कम टाइम देगा। ये तो मैंने ऐसे बना दिया और नीचे तक जाएगा। जब ज्यादा और होते जाएंगे तो बिल्कुल ही कम टाइम देगा, बस दूर से देख के बता देगा पर्ची लिख के। तो ये कैसा होता है, सर्विस किसको फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियल। ये गेट में आया, और गेट में जब भी क्वेश्चन देगा तो उसमें लिख देगा कि अराइवल रेट फॉलो कर रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, और सर्विस रेट फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को। हमको उसी की प्रॉपर्टीज को यूज करना है, ठीक है। तो उसी से हम लोग आगे फॉर्मूले निकालेंगे। तो हम लोग 2 चीज समझ गए कि डॉक्टर के यहाँ एक अराइवल रेट होगा जिस रेट से लोग आ रहे होंगे, और एक सर्विस रेट होगा जिस हिसाब से डॉक्टर चेक करके भेज रहा होगा। सेम अगर हम रिजर्वेशन काउंटर की बात करें तो अराइवल रेट यानी कि लोग रिजर्वेशन कराने जिस रेट से आ रहे होंगे, और जो काउंटर पे कस्टमर वो बैठा हुआ है क्लर्क जो टिकट करके उसको देगा, वो क्या है, सर्विस रेट, जिस स्पीड से दे रहा है, ठीक। तो पहला पॉइंट अपना यहाँ क्लियर हो गया है। दूसरा क्या होता है कि भाई अराइवल हो गया, सर्विस हो गया, उसके बाद एक होता है क्यू, जो लाइन लगी हुई थी, क्यू लेंथ, और इसी को बोल दो सिस्टम लेंथ, क्योंकि इसमें सर्विस वाला ही तो हम लोग जोड़ दे रहे थे, सिस्टम लेंथ। और एक था अपना कॉलिंग पॉपुलेशन और इनपुट सोर्स, इनपुट सोर्स और कॉलिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये अपनी सिस्टम की लेंथ थी और ये कॉलिंग पॉपुलेशन। तो देखो ये 2 हो सकती हैं, या तो फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो। सेम इसका भी है, फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। अब आधे से परेशान हो गए, अरे क्लिनिक तो जरा सा होता है, क्लिनिक तो छोटा सा है, उसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट कैसे हो जाएगा। तो वो मैं भी बता रहा हूं ना कैसे हो जाएगा। देखो, जाते हो डॉक्टर के यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर जो अच्छे होते हैं वो कहते हैं हम एक दिन में क्या करेंगे, सिर्फ 20 मरीज देखेंगे। क्यू लेंथ क्या हो गई, फाइनाइट। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं ये आते जाओ देखते जाएंगे, मतलब कोई रोक ही नहीं है, सुबह शाम तक बैठे हुए देख रहे हैं, तो वो क्या है, इनफाइनाइट। जब कोई रोक टोक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आओ जितने भी आ सकते हो आओ,
है ना। जैसे हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल में जो ओपीडी होते हैं, जहाँ पे लोग सिर्फ चेकअप कराने जाते हैं, दिखाने जाते हैं, डॉक्टर बैठे रहते हैं, तो उसकी लेंथ भी इनफाइनाइट है, क्योंकि वहाँ कोई रोक नहीं है कि नहीं आज के दिन के 20 हो गए अब नहीं होगा, आज के दिन के 30 हो गए 40 हो गए अब नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जब ऐसा केस होता है तो इनफाइनाइट लेंथ, जब कोई रोक टोक नहीं है। जब फिक्स हो जाते हैं तो क्या हो जाती है, फाइनाइट। फाइनाइट का एग्जांपल और लेना हो, देखो कि मान लो मोटर गराज का, कि एक गराज मालिक है, उसके पास ये उसकी दुकान है और यहाँ पे वो अपनी सर्विस देता है गाड़ियों को, यहाँ पे पार्किंग है और पार्किंग में 50 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, पार्किंग में 50 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, 50। तो अगर 50 गाड़ियां खड़ी हैं और एक को सर्विस दे रहा है, अपना फिक्स है, उसके बाद अगर कोई अगला बंदा आएगा कहेगा हमारी गाड़ी कर लो, तो वो मना कर देगा, कहेगा हमारे पास खड़ी करने की जगह नहीं, रोड पे तो खड़ी करेंगे नहीं। तो वो क्या है, इस केस में सिस्टम की लेंथ क्या है, फाइनाइट है। डॉक्टर ने जब डिसाइड किया कि हम सिर्फ एक दिन में बीसी देखेंगे, तो सिस्टम की लेंथ क्या है, फाइनाइट है। अगर उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग पंचर वाले की हवा वाले की बात करें जो पेट्रोल पंप पे लगा हुआ है, तो वो इनफाइनाइट है, आओ पीछे कितने भी लगते जाओ, हम हवा भरते रहेंगे एक करके। उस केस में लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, डॉक्टर जो चेक कर रहा है कह रहा है कोई रोक टोक नहीं, सुबह शाम तक हम देखेंगे, लेंथ क्या है, इनफाइनाइट। तो मेरे हिसाब से फाइनाइट और इनफाइनाइट क्यू लेंथ और सिस्टम लेंथ समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला आता है इनपुट सोर्स और कॉलिंग पॉपुलेशन। इसमें भी सेम केस है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब देखो जरा, अगर शहर है, कोई शहर से लोग आ रहे हैं एकदम से, तो कोई भी आ सकता है। इनपुट सोर्स क्या है, इनफाइनाइट, पॉपुलेशन इनफाइनाइट, कहीं से भी कोई भी आ सकता है, कोई भी बीमार हो सकता है ना। तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या है कि मान लो सपोज कर लो कि हम लोग एक कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, एक कोई कंपनी है XYZ, उसमें हम काम करते हैं। ठीक है, या फिर एक सोसाइटी है और सोसाइटी में फ्लैट्स है। ठीक है, फ्लैट्स है। ठीक है, और फ्लैट कितने हैं, 100 फ्लैट्स है। और इस फ्लैट के लिए अगर देखोगे, सब लोग जो सोसाइटी में रहते होंगे तो मेंटेनेंस का फीस देते हैं, यानी कि वहां पे एक बंदा रहता है जो इलेक्ट्रिक का मेंटेनेंस करेगा। इलेक्ट्रीशियन एक बैठता है वहां पे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रीशियन है वो सर्वर है, और जो ये फ्लैट है सब खराब थोड़ी है, यही तो कॉलिंग पॉपुलेशन है। यानी कि 100 फ्लैट है उसके पास, 100 में से ही कोई खराब होगा, 100 फ्लैट में से ही कहीं की इलेक्ट्रिसिटी खराब होगी जहां पे जाके वो ठीक करेगा। यानी कि इस केस में 100 के अलावा उसे कहीं नहीं जाना है। यानी कि उसकी जो पॉपुलेशन है, कॉलिंग पॉपुलेशन है, इनपुट सोर्स है, फिक्स है। हो सकता है 100 में से 10 एक साथ खराब हो जाए, 20 हो जाए या कोई ना हो, तो उससे मतलब नहीं है। लेकिन उसके लिए अगर हम बात करेंगे इनपुट सोर्स की, तो उसको 100 में से ही चूज करना है, 100 में से ही उसके लिए ऑप्शन आएगा कि हाँ यहाँ खराब है, वहां खराब है। यानी कि इस केस में इनपुट सोर्स क्या हो जाएगा, फाइनाइट। और जब मैंने सिटी की बात की कि भाई शहर से कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, इनफाइनाइट शहर से क्या पूरे हिंदुस्तान से कोई भी आ सकता है डॉक्टर के पास, टिकट कराने कोई भी कहीं भी जा सकता है, तो क्या है, इनफाइनाइट है। क्लियर है। तो ये एक फाइनाइट था, एक ये इनफाइनाइट था, एक ये फाइनाइट है और एक ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये 4 केस हो गए। क्लियर है बात, आगे चलो अगला। इसके अलावा क्या होता है, नंबर ऑफ सर्वर। ठीक है, अगर नंबर ऑफ सर्वर की बात करें तो देखो, सिंगल सर्वर और मल्टी सर्वर, है ना। जब हम लोग जाते हैं कहीं बिल जमा करने, एक ही बंदा बैठ के बिल जमा कर रहा है तो सिंगल सर्वर है। डॉक्टर क्या है, सिंगल सर्वर है, अगर एक ही डॉक्टर है। और अगर हम रिजर्वेशन काउंटर पे जा रहे हैं, 10 काउंटर लगे तो क्या, मल्टी सर्वर है, सिंपल। इसके बाद क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन और भी होते हैं कि सिंगल सर्वर, सिंगल क्यू, मल्टीपल सर्वर, मल्टीपल क्यू, है ना, मल्टीपल सर्वर, सिंगल क्यू, तो वो सब क्या इसके एग्जाम्पल है। लेकिन हम लोग के सिलेबस में क्या यही वाला काम है कि भाई सर्वर कैसे हो सकते हैं, 1 2 3 से लेके n, है ना। ये तो हो गई बात सर्वर की। सर्विस रूल, सर्विस रूल, है ना। तो ये नंबर ऑफ सर्वर हैं कि कितने सर्वर होने चाहिए। ठीक है, बाकी बहुत सारे केस होते हैं मल्टी सर्वर, सिंगल सर्वर। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लें कि मल्टीपल सर्वर एंड सिंगल क्यू,
एक एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं, ठीक है। सिंगल क्यू, यानी कि सर्वर है अपने पास और यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो बहुत बार देखा होगा कि जहां पे लाइन की जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होता है, तो एक ही लाइन लगवा देते हैं और यहाँ पे एक बंदा पुलिस वाला या जो भी गार्ड होगा वो डंडा लेके खड़ा हो जाता है, वो देखता रहता है जो सर्वर खाली हो गया उसके वहां भेजता रहता है। सबने अपनी रियल लाइफ में कभी ना कभी ये केस एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। तो ये क्या है, मल्टीपल सर्वर सिंगल क्यू। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम लोग को बात करनी है सिर्फ किसकी, नंबर ऑफ सर्वर की। तो या तो सिंगल सर्वर होगा या मल्टीपल सर्वर होगा, मल्टी सर्वर होगा, एक से ज्यादा, है ना। अब बात करते हैं सर्विस रूल की। तो सर्विस रूल कौन से होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सबने यूज किया होगा ये वर्ड कभी ना कभी लाइफ में, है ना। दूसरा क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, और इसी को बोल देते हैं क्या, कि फर्स्ट कम लास्ट आउट, फर्स्ट कम लास्ट सर्व, है ना। अगला देखो, तो सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर मतलब रैंडम ऑर्डर में हम सर्विस कर रहे हैं, किसी को भी चूज कर ले रहे हैं कहीं से भी उठा के, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। फिफ्थ देखो, तो प्रियोरिटी ट्रीटमेंट, कि भाई हमारे चाचा विधायक हैं, है ना, तो भाई हमारा काम पहले होगा, यानी कि जो वीआईपी आ गए तो उनको सबको छोड़ के अलग से काम कर दिया जाता है। तो ये क्या है, सर्विस रूल है। ये सब मैं बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारे केस हैं, हम लोग इसमें से कुछ ही एक पर्टिकुलर केस पढ़ेंगे, है ना। तो सर्विस रूल हो गया, नंबर ऑफ सर्वर हो गए, इनपुट सोर्स हो गया, क्यू सिस्टम की लेंथ हो गई, और उससे पहले अराइवल और सर्विस रेट हो गया। हम लोगों ने सारे टर्म पढ़ लिए, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बचती है, कस्टमर एटीट्यूड, कस्टमर एटीट्यूड, या फिर इसी को बोल दो कस्टमर एटीट्यूड और बिहेवियर। कस्टमर एटीट्यूड और बिहेवियर, ठीक है। देखो दो टाइप के होते हैं, पेशेंस होता है इसके पास, और इम्पेशेंट। इसके पास पेशेंस है, उसके तो मतलब ही नहीं, वो जाके लाइन में खड़ा हो जाएगा अपना, जब वो काम हो जाएगा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसके पास नहीं है पेशेंट उसको भाई दिक्कत है। इसमें आते हैं 4 केस, ठीक है। सबसे पहले रिनीजिंग, ठीक है। ये वो केस है, ठीक है, ये वो केस है जिसमें बंदा आएगा लाइन में लगेगा, ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, जैसे नहीं आप लोग, अच्छा पहले मैं नाम ही लिख देता हूं। ये अगला है बाल्किंग, ठीक है, फिर गया जॉकिंग, और लास्ट में चीटर यानी बेईमान। 4 टाइप के कस्टमर होते हैं, ठीक है। ये क्या है रिनीजिंग, कि बंदा आया सिस्टम में आया, कह रहे पापा ने कहा है आज बिल जमा करना है बिल काउंटर पे, नहीं तो रात को मार पड़ जाएगी। तो जाने में लग गया, लेकिन देखा बहुत लंबी लाइन लगी है, लगा रहा आधा घंटा हो गया। कहता यार अभी तो 2 घंटा और लगेगा, इससे अच्छा मार खा लेंगे, ज्यादा अच्छा है। तो उसने क्या किया, ज्वाइन किया क्यू, ठीक है, क्यू को ज्वाइन तो किया, ठीक है, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के बाद उसको छोड़ दिया, ठीक है। लेफ्ट आफ्टर शॉर्ट इंटरवल, ये क्या है, ये अपना अलग है। आया, देखा रे बहुत भीड़ है, सिस्टम में आया, खड़े होकर 2 मिनट देखा उसने, लाइन में लगे कि ना लगे, सबके साथ ऐसा होता है, बहुत भीड़ है, चलो छोड़ो हटाओ जाने दो, ठीक है। तो ये इंटर द सिस्टम, बट डिड नॉट ज्वाइन द क्यू, ठीक है। इंटर द सिस्टम बट डिड नॉट ज्वाइन द क्यू। तीसरा क्या है, जॉकिंग, ये वो है कि आ गए लाइन में लगे हुए हैं, अब देख रहे हैं यार बगल वाली तेज चल रही है तो छुट के उसमें चले गए, फिर कह रहे नहीं वो तेज चल रही है उसमें चले गए। तो कीप ऑन स्विचिंग द लाइन्स, ठीक है, वो लाइन को बार बार चेंज कर रहा है, लेकिन ऐसा स्टार्टिंग में ही कर पाएगा ज्वाइन करते ही, क्योंकि थोड़ा जब चल जाएगा, जब पीछे 8 लोग लग जाएंगे उसके बाद चेंज नहीं करेगा, फिर तो परेशान हो जाएगा, है ना।
तो ये काम जो जॉकिंग वाला होता है बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है, जब आओगे ना आते ही देखोगे अच्छा ये तेज चल रही है, इसमें चल के उसमें चलते हैं, तो वो होता है जॉकिंग। चीटर क्या है कि पीछे से गए 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया, काम करके निकल लिए। क्लियर है ना बात? तो ये 4 होते हैं। एक होता है जो आता है, थोड़ी देर लगता है, फिर चला जाता है, आता है, देखता है, चेक करता है, लेकिन लगता ही नहीं लाइन में। ये क्या करता है, लाइन चेंज करता रहता है, और ये तो धोखेबाज है। ठीक है, चीटर। देखा होगा ना, 100 रुपये दिए, 200 रुपये दिए, पीछे से काम करा लिया, एजेंट से काम करा लिया, तो ये वाला है। अब पेशेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से आएगा, अपना पूरा काम कंप्लीट करा के ही जाएगा। ठीक, तो ये कस्टमर बिहेवियर था। एक बार क्वेश्चन आया था गेट से, यहाँ से भी। ठीक, तो हम लोगों ने अब सारे पढ़ लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी अपनी, सारी की सारी हम लोगों ने पढ़ ली हैं। ठीक, अब देखते हैं, अब अपन लोग देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अभी हाल ही में गेट में 2-3 साल पहले पूछा गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूइंग मॉडल। ठीक है, कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे बताते हैं कि इसमें से कौन सा केस हम ले रहे हैं, कि इनफाइनाइट लाइन है, कि सिंगल सर्वर है, डबल सर्वर है, कौन सा सर्विस रेट है, सर्विस रूल कौन सा है, ये सब कैसे अपन बताते हैं। ठीक है, तो उसके लिए होता है कांडाल एंड ली, 2 साइंटिस्ट हैं, नोटेशन, कांडाल एंड ली नोटेशन। ठीक है, इन्होंने बताया तो हमने सुना A B C D E और ये F, इन्होंने ये बताया। और इसके बारे में क्या बताया वो हम लोग देख लेते हैं। इसको बोला अराइवल रेट, ये जो टर्म रिप्रेजेंट करेगा अराइवल रेट, ये करेगा सर्विस रेट। कैसा क्या है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये करेगा नंबर ऑफ सर्वर कितने हैं, ये बताएगा अपन को सर्विस रूल, ये बताएगा सिस्टम लेंथ, कि सिस्टम की अपनी लेंथ कितनी है, ये बताएगा अपना कॉलिंग पॉपुलेशन लेंथ। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये या तो फाइनाइट होगी तो n करते हैं, इनफाइनाइट होगी तो इनफाइनाइट के सिंबल से, फाइनाइट होगा तो n, इनफाइनाइट होगा तो इसके सिंबल से। ये क्या होता है, अपन ने पढ़े फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, है ना। तो ये जो सर्विस रूल थे वो बताएगा। ये नंबर ऑफ सर्वर यानी कि 1 2 3 4 से लेके कितने n तक जितने भी सर्वर है वो ये बताएगा। अराइवल रेट में ये बताता है और सर्विस रेट में। ठीक है, तो इसके रिप्रेजेंटेशन थोड़े अलग अलग होते हैं। अगर m दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अराइवल जो है वो पॉइजन है और सर्विस क्या है वो एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अगर ई दे रखा है, ठीक है, तो क्या कहते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन है सर्विस का और इसका गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डी दे रखा है तो मतलब क्या, डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, ये एम क्या होता है, मेमोरीलेस नंबर होता है, यानी इसको पता नहीं है कि पहले क्या हुआ था। जो बात अभी की है बस उसी की है, उससे पहले इसको कोई लेना देना नहीं है। जिस घंटे की या जिस वीक की या जिस डे की बात करेंगे हम उस पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, ये पॉइजन की और सर्विस रेट की है। पॉइजन और सर्विस को दे रखा है इसने क्या, अराइवल को पॉइजन और इसको एक्सपोनेंशियल। यानी कि जब भी अराइवल पॉइजन होगा और सर्विस एक्सपोनेंशियल होगा तो यहाँ पे हम लोग एम रिप्रेजेंट करेंगे। क्या कहते हैं, ई होगा तो उसको बोलते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं या इसी को बोलते हैं इरलैंजियन। ठीक है, इरलैंजियन। ठीक, तो अब देखो हमको तो पता है कि हमें क्या पढ़ना है, अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो जो हम लोग पढ़ना है उसको डिसाइड करते हैं। जो मॉडल अपने सिलेबस में है, वो क्या है, M1 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट
इनफाइनाइट लेंथ और इनफाइनाइट कॉलिंग पॉपुलेशन, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, और इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सिस्टम ये, यानी कि अपना जो अराइवल है वो क्या है, पॉइजन, ठीक है, अराइवल अपना क्या है, अराइवल पॉइजन, अपना सर्विस क्या है, एक्सपोनेंशियल, नंबर ऑफ सर्वर है 1, ये अपना सर्विस रूल है। सिस्टम की लेंथ क्या है, सिस्टम लेंथ क्या है, इनफाइनाइट, यानी कि कितने भी कस्टमर आ सकते हैं, कितनी भी लंबी लाइन रख सकती है, और जो कॉलिंग पॉपुलेशन है जहां से आ रहे हैं वो भी क्या है, इनपुट सोर्स की जो लेंथ है वो भी क्या है, इनफाइनाइट, यानी कि एन भी हो सकता था। अब देखो यहाँ बहुत सारे केस बन सकते हैं, इनकी सारी जो चीजें हैं कुछ भी हो सकती है, कोई भी सर्विस रूल हो सकता है। कौन सा सर्विस रूल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्लियर है ना बात। तो ये गेट में एग्जाम में आया था एक बार, अभी रिसेंटली आया था, केस दे रखा था, उसमें पूछा था कि भाई इसमें डी का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो डी का मतलब क्या होता है, सर्विस रूल कौन कौन से होते हैं ये नहीं पूछा था, बस क्या होता था कि कांडाल और ली नोटेशन में, कांडाल और ली साइंटिस्ट का नाम है, कांडाल और ली नोटेशन में डी का मतलब क्या होता है, उसने यही लिख रखा था और पूछा था डी का मतलब क्या होता है, तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को क्या पढ़ना है, अराइवल रेट जिसका पॉइजन हो, सर्विस रेट एक्सपोनेंशियल हो, नंबर ऑफ सर्वर कितने होंगे अपने सिस्टम में 1, सर्विस रेट क्या होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेंथ क्या होगी उसकी इनफाइनाइट, है ना, सिस्टम की लेंथ क्यू की नहीं, सिस्टम की लेंथ इनफाइनाइट, और कॉलिंग पॉपुलेशन की लेंथ वो भी इनफाइनाइट, ठीक है। अगर सिस्टम की लेंथ इनफाइनाइट है तो क्यू की भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो ये केस हम लोगों को पढ़ना है, हमने बेसिक थ्योरी वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले डिराइव करते हैं छोटे छोटे, और जो भी 7-8 फॉर्मूले हैं उसको निकालते हैं, फिर उसके बाद इसकी प्रॉब्लम लगाते हैं जो गेट में आई हुई है, ठीक है। तो हम लोगों ने मॉडल देख लिया कि कौन सा हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इसके आगे न्यूमेरिकल वाला पार्ट, है ना। तो जो मॉडल हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है, एम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सिस्टम की लेंथ इनफाइनाइट और कॉलिंग पॉपुलेशन की लेंथ भी इनफाइनाइट, ये मॉडल हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब जरा आते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में इसके, पहला अराइवल रेट, अराइवल रेट इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ठीक, और ये तो हमको पता ही है कि पॉइजन है, ठीक। लेट सपोज के 12 कस्टमर पर आवर, अराइवल रेट क्या है, 12 कस्टमर पर आवर, यानी कि 12 कस्टमर्स पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 12 आ रहे हैं, ठीक है। तो एक टर्म होता है इंटर अराइवल, ये होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या हो जाएगा 1 बाई लैम्डा, यानी कि अगर इसको हम लोग बोले कि 1 घंटे में 12 आ रहे हैं, यानी कि 1 बाई लैम्डा, यानी कि 60 बाई लैम्डा 12, यानी कि 5 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है, 5 मिनट में 1 कस्टमर, 5 मिनट में 1 कस्टमर, ठीक। अब देखो इसी में दूसरा क्या होता है, सर्विस रेट। अभी देखो यहां बहुत अच्छी चीज हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि यहां पे बहुत डाउट आते हैं लोगों को, यही हम लोगों को सबसे पहले खत्म कर रहे हैं। सर्विस रेट क्या है, एक्सपोनेंशियल, ये क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, यानी कि मान लो 15 कस्टमर को सर्व कर रहा है, कस्टमर पर आवर, तो ये क्या हो जाएगा इंटर सर्विस रेट, ये क्या हो जाएगा 1 बाई म्यू, क्या फॉलो करेगा ये एक्सपोनेंशियल जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, क्या पॉइजन, वही हो जाएगा 60 1 बाई 15 यानी 60 बाई 50, यानी कि 4 मिनट पर आवर, 4 मिनट पर कस्टमर, यानी कि 4 मिनट ले रहा है एक कस्टमर को सर्व करने में। अब जरा ध्यान से सुनो, ये हमने जो निकाल दिया है एक एवरेज निकाल दिया है, ठीक है।
बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि 12 कस्टमर पर आवर यानी कि 5 मिनट में एक आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग कैलकुलेशन के लिए सिर्फ यूज कर रहे हैं। जब 12 कस्टमर 1 घंटे में आने हैं तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि पहले 10 मिनट में कितने आने हैं और लास्ट के 10 मिनट में कितने आने हैं। हो सकता है पहले 10 मिनट में 10 के 10, 12 के 10 आ जाए, फिर लास्ट मिनट में 2 आए, या हो सकता है पहले 20 to 30 मिनट कोई आए ही ना, लास्ट के आधे घंटे में 12 आ जाए। तो हमें कुछ पता नहीं होता है कि क्या होना है, कब होना है, क्योंकि यही तो रैंडमनेस है। ठीक है, तो हम लोग एक एवरेज तौर पे मान लेते हैं कि 1 घंटे में ये रेट चल रहा है कि 12 कस्टमर आ रहे हैं, और ऐसा ही सेम सर्विस रेट का मान लेते हैं कि 1 घंटे में कितने को सर्विस दे रहा है, 15 को। अब देखो ये बात समझ में आ गई भाई। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली 5 मिनट में नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो यही मान के चलते हैं कि एग्जैक्टली 5 मिनट में एक आ रहा है और एग्जैक्टली 4 मिनट में सर्विस दे रहा है। तो कुछ लोगों के दिमाग में आता है ना, सर 5 मिनट में एक आ रहा है, 4 मिनट में सर्विस दे रहा है, यानी कि 1 मिनट एक्स्ट्रा ही मिल रहा है उसको, सर्विस वाले को, तो कभी लाइन लगेगी ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ये हम लोगों ने बात कर ली एक एवरेज वैल्यू की, ऐसा नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि हो सकता है पहले ही 10 मिनट में 20 आ जाए, 15 आ जाए, 12 जो भी रेट है, लास्ट में 10 मिनट में एक आए, बीच में 40 मिनट में 50 मिनट में कोई आए ना। ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि कब कौन आ रहा है, इसलिए हम लोग ये सब कैलकुलेट करते हैं। अब जरा देखो, इसके बाद 2 केस बनेंगे। ये तो अराइवल रेट और सर्विस रेट की बात हो गई। इसके बाद 2 केस बनते हैं। केस 1, केस 1 क्या है? When lambda is greater than mu, lambda is greater than mu, समझ रहे हो? यानी कि 10 कस्टमर आ रहे हैं और 8 को सर्विस मिल रही है पर आवर। इसका मतलब सिंपल यही है, lambda is greater than mu। तो मुझे ये बताओ कि 1 घंटे में 10 कस्टमर आ रहे हैं, सर्विस हम 8 को ही दे पा रहे हैं, यानी कि 2 कस्टमर बच जाएंगे सर्विस में 1 घंटे में। अगले घंटे में फिर 2 बच जाएंगे, फिर अगले घंटे में 2 बच जाएंगे, यानी कि लास्ट में जब भी अपन सिस्टम बंद करेंगे तो कभी ना कभी लास्ट में कस्टमर रह ही जाएगा जिसको सर्विस नहीं मिलेगी, सर्विस नहीं मिलेगी। तो ये जब भी मिल जाए तो तुरंत खेल कर देना खराब, सिस्टम फेल्स। तो जब भी ये कंडीशन आएगी तो अपन को सवाल सॉल्व ही नहीं करना है, अपनी रेंज के बाहर का सवाल है। क्योंकि भाई सर्विस हम 8 ही को दे पा रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, 2 लोग तो हर घंटे में रह जाएंगे, तो कभी ना लास्ट में कोई ना कोई तो ऐसा रह ही जाएगा जिसको हम सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो ये काम तो करेगा ही नहीं, केस 1 तो काम करेगा ही नहीं। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2, केस 2 क्या हो जाएगा कि लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू म्यू, यानी कि 10 आ रहे हैं और हम लोग सर्विस जो दे रहे हैं 12 को दे रहे हैं, मतलब ग्रेटर है इक्वल 10 के 10 दे रहे हैं 12 को, बराबर को दे रहे हैं, तब भी हो सकता है 1 घंटे में सबको सर्विस ना मिल जाए, क्योंकि मैंने बताया रैंडम है, लास्ट में लगते 5 आ जा रहे हैं 5 मिनट में, है ना। तो अगर हमको स्टेडी स्टेट लाइन चाहिए रहती है, स्टेडी सिस्टम, तो ये क्या होना चाहिए? 10 इज लेस देन लैम्डा इज लेस देन लैम्डा इज लेस देन म्यू अपने स्टेडी सिस्टम के लिए, लेकिन ये भी अपना काम कर जाता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि अगर अपन को सिस्टम को वर्क कराना है, सिस्टम इस केस में वर्क करेगा अच्छे से काम करेगा, तो ये होना जरूरी है। यानी कि जब भी सवाल आएगा सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि लैम्डा छोटा है कि नहीं म्यू से। जब छोटा होगा तभी हम आगे चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे। बात समझ में आई? ये क्या है? सर्विस रेट था, अराइवल रेट। तो अराइवल हमेशा कम होना चाहिए सर्विस से, कॉमन सेंस की बात है। जब कम लोग आएंगे सर्विस ज्यादा को देंगे तभी काम सही से चलेगा। ज्यादा लोग आ रहे हैं सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, तब तो फिर काम खराब हो जाएगा, सर्विस मिल ही नहीं पाएगी, खेल खराब हो जाएगा। क्लियर है ना बात? तो ये क्या है? अराइवल और सर्विस रेट। ठीक, अब देखो इसके बाद ये बात क्लियर हो गई है ना। अब एक टर्म आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, जिस पे पूरी कहानी चलेगी। वो क्या है? वो हम लोग नए पेज में चलते हैं। वो क्या है? रो। वो क्या है? रो। इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा बाई म्यू। अब लैम्डा छोटा होता है, ये बड़ा होता है, यानी कि रो की वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अपन लोग क्या लिख चलते हैं? लेस देन इक्वल टू 1, है ना। ठीक, अब जरा देखो, ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसको ही हम लोग बोलते हैं चैनल एफिशिएंसी।
ठीक है, चैनल एफिशिएंसी, इसी को बोलते हैं हम लोग क्लियरिंग रेशियो, इसी को लोग बोलते हैं हम लोग ट्रैफिक इंटेंसिटी, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और भी इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज यूटिलाइजेशन, परसेंटेज टाइम सर्वर इज बिजी, एवरेज यूटिलाइजेशन, परसेंटेज टाइम सर्वर इज बिजी। अब देख रहे हो एक ही टर्म के इतने नाम है तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सीधी सी बात है। अभी और भी हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी दैट ए कस्टमर हैज टू वेट, प्रोबेबिलिटी दैट ए कस्टमर हैज टू वेट। मैं इसलिए नाम लिख रहा हूं बोर्ड में इतने, क्योंकि एग्जाम में इस सब नाम से आता है, देख रहे हो बहुत सारे नाम से है कि भाई यूटिलाइजेशन फैक्टर इसी को बोलते हैं, चैनल एफिशिएंसी इसी को बोलते हैं, क्लियरिंग रेशियो इसी को बोलते हैं, ट्रैफिक इंटेंसिटी इसी को बोलते हैं, एवरेज यूटिलाइजेशन भी इसी को बोलते हैं, परसेंटेज टाइम सर्वर इज बिजी इसी को बोलते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी दैट ए कस्टमर हैज टू वेट, ये भी हम किसको बोलते हैं, रो को। यानी कि रो इंपॉर्टेंट है, और सवाल तभी सॉल्व करेंगे जब रो की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1, अदरवाइज सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो लैम्डा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो हमने अभी भी जस्ट देखा सिस्टम अपना वर्क नहीं करेगा, सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो हम उस सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। अरे भाई क्लियर बात है ना, समझ गए? ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसी को चेक करना है कि रो की वैल्यू क्या है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ये सारे इसके नाम है, किसी भी नाम से आ सकता है। अब हम लोग कुछ फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। तो देखो पहला फॉर्मूला तो आ गया अपना कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक कस्टमर आए और उसको उसमें वेट करना पड़े सिस्टम में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट एक कस्टमर हैज टू वेट, तो वो सिंपली क्या हो जाएगी, रो लैम्डा बाई म्यू, ठीक है। और अगर इसी में हम लोग बोल दें प्रोबेबिलिटी दैट एक कस्टमर हैज नॉट, क्या कहते हैं, उसको वेट ना करना पड़े या सिस्टम आइडल हो, कस्टमर डज नॉट हैव टू वेट, ठीक है। कस्टमर डज नॉट हैव टू वेट, अगर वेट की इतनी है तो डज नॉट हैव वेट की कितनी हो जाएगी, 1 माइनस रो, ठीक है। तो ये अपना पहला फॉर्मूला है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम इज आइडल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट एक कस्टमर डज नॉट हैव टू वेट, डज नॉट हैव टू वेट। और इसको एक और नाम से बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर इन द सिस्टम, प्रोबेबिलिटी दैट जीरो कस्टमर इन द सिस्टम। ये किसी भी नाम से एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस रो, यानी कि जीरो कस्टमर है सिस्टम में, पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस रो। बिजी होने की क्या थी, रो, तो बिजी ना होने की क्या हो जाएगी, 1 माइनस रो, सिंपल है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब जो दूसरा होता है वो होता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली exactly n customers in the system, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, पी एन इक्वल टू रो की पावर एन 1 माइनस रो, ठीक है। और 1 माइनस रो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी की पावर रो की पावर एन इंटू पी नॉट। देखो ये अपन लोगों ने जो पॉइजन और वो माना है ये उसी फॉर्मूले से आए हैं, ठीक है। तो हम लोग को उसके डेरिवेशन में नहीं आना कि कहाँ से आया है, क्योंकि वो काफी बड़ा है। क्योंकि ऐसे हम लोग प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते, हम लोग सारे केस कंसीडर करते हैं। कैसे करते हैं कि भाई एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेंगे, फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा इवेंट हैपन हो रहा है, मतलब कौन सा इवेंट हो रहा है, कौन सा हो रहा है, या तो कोई सर्वर से लीव करेगा या कोई इंटर करेगा, या फिर हो सकता है कि कोई इंटर भी करे कोई लीव भी करे, या एक ऐसा केस हो सकता है कि कोई लीव ना करे ना कोई इंटर करे, छोटे से टाइम इंटरवल में कौन सा इवेंट
घट रहा है, तो वो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत लंबा है, निकल के आता है। ठीक है, बुक कोई देखोगे, कोई स्टैंडर्ड अच्छी बुक तो हो सकता है मिल जाए, बाकी अपने बीटेक लेवल किसी बुक में नहीं मिलेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा होगा कि अगर पी एन है तो फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो ये होगा। और अच्छा एक चीज और, ये तो हमको पता है, ये बात तो हमें पता है, एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है, कि समेशन, प्रोबेबिलिटी समेशन का फॉर्मूला। ठीक है, कि अगर 0 कस्टमर हैं, +1 कस्टमर हैं, +2 कस्टमर हैं, +3 कस्टमर हैं और लेके कस्टमर, तो कितना होगा, वैल्यू 1। सबका समेशन क्या होगा, 1। ये हमें पता है पी नॉट क्या होता है, 1 माइनस रो। ये क्या हो जाएगा, अगर P1 यहां से निकालें तो क्या हो जाएगा, रो पी नॉट, है ना, प्लस रो स्क्वायर पी नॉट प्लस रो क्यूब पी नॉट। ये तो फॉर्मूला है, पी नॉट इक्वल टू 1। तो यहां से ये भी पी नॉट है, पी नॉट अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस रो स्क्वायर प्लस रो क्यूब 1। जीपी बन गई। और रो की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। लेस देन 1 पे तो चला रहे हैं हम लोग, लेस देन 1 है, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या होता है समेशन का, क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है 1, आर क्या है रो। तो यहां से जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला सिंपल जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि पी नॉट ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 माइनस रो इक्वल टू 1। तो यहां से जो पी नॉट की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 1 माइनस रो। ये हम लोगों ने ऊपर भी निकाली थी, अगर देखा होगा ऊपर भी हम लोगों ने यही फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल दिया था, है ना। तो बात क्लियर है। तो ये फॉर्मूला भी हमें कहीं कहीं यूज करना, ये फॉर्मूला भी हमें कहीं कहीं यूज करना पड़ सकता है। कौन सा वाला, ये समेशन रूल है, सिंपल, हमको पता है कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम 0 कस्टमर है, 1 कस्टमर है, 2, ठीक, एन इनफाइनाइट लेंथ है, तो इनफाइनाइट तक की सीरीज का समेशन क्या होगा, 1। क्लियर है ना बात, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। थर्ड क्या है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। ठीक है, यानी कि ये क्या पूछ रहा है, सिस्टम की लेंथ पूछ रहा है कि सिस्टम में कितने लोग हैं। ठीक है, तो जो अपना एलएस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो अपॉन 1 माइनस रो। ठीक है, अब वो पूछ रहा है फोर्थ फॉर्मूला, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। ठीक है, इन द क्यू, इसको बोलते हैं एल क्यू। ये क्या होता है, एल क्यू, सच में से एक घटा दो, रो स्क्वायर 1 माइनस रो। ये हमको याद रखने हैं, याद रखोगे तभी क्वेश्चन लग पाएगा, अदरवाइज नहीं लग पाएगा। याद रखोगे तभी क्वेश्चन लग पाएगा, अदरवाइज नहीं लग पाएगा। ठीक है, इसके बाद एक होता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लिटिल्स लॉ। गेट में ही पूछा गया है कि लिटिल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, लिटिल्स लॉ, साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने क्या बोला कि फॉर स्टडी सिस्टम, ठीक है, फॉर स्टडी सिस्टम, अगर हम लोग वेटिंग टाइम बात करें सिस्टम की, ठीक है, वेटिंग टाइम सिस्टम की बात करें तो वो क्या होता है, लेंथ ऑफ सिस्टम डिवाइड बाई लैम्डा। और क्यू की बात करें, वेटिंग टाइम इन क्यू, तो एल क्यू डिवाइड बाई लैम्डा। ठीक है, फॉर ए स्टडी स्टेट सिस्टम। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल एस और एल क्यू तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, और उससे क्या करते हैं, लैम्डा डब्ल्यू एस और लैम्डा डब्ल्यू क्यू। क्लियर है ना बात, अरे क्लियर है ना। इसको बोलते हैं अपन लोग लिटिल्स लॉ। यही पूछा गया था कि रिलेशन क्या होता है डब्ल्यू एस और एल एस के बीच में। ठीक है, रख दो। ठीक है, तो दोनों में क्या पूछा गया है, रिलेशन। तो हमें क्या करना है, लैम्डा से मल्टीप्लाई कराना है, यही क्या अपना लिटिल्स लॉ है। ठीक, तो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ लिए। इसके बाद एक फॉर्मूला और बचता है हमारा, ठीक है, एक लास्ट फॉर्मूला और बचता है हमारा, फोर्थ फॉर्मूला। वो क्या कहता है कि अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है, बोलता है कि क्यू कंटेनिंग एटलीस्ट 1 कस्टमर, क्यू कंटेनिंग
एटलीस्ट वन कस्टमर, ठीक है, और एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, और एवरेज लेंथ है ये, प्रोबेबिलिटी नहीं है, एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, ठीक है। तो ये क्या होता है, एल क्यू डैश, ये क्या होता है 1/1 माइनस रो। तो ये फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, ठीक है। हम लोग अगर दो याद रखें तो काम हो जाएगा, ये दोनों याद रखें तो काम हो जाएगा, बाकी रो तो हमें पता है कि जब सिस्टम जब अपना बिजी होता है तो उसको रो बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, और जो खाली होने की आइडियल की क्या हो जाएगी, नो कस्टमर की क्या हो जाएगी 1 माइनस रो। फिर हम लोगों ने एन का फॉर्मूला देखा कि पी एन इक्वल टू क्या होता है, रो की पावर एन इंटू पी नॉट, फिर उससे हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला। अच्छा एक चीज और, एक काम की चीज और है यहाँ पे, ठीक है। देखो इस फॉर्मूले में कभी कभी क्या पूछता है कि प्रोबेबिलिटी हैविंग एटलीस्ट 2 कस्टमर इन द सिस्टम, प्रोबेबिलिटी हैविंग एटलीस्ट 2 कस्टमर इन द सिस्टम। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हो गया, P लेस देन एन क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी चलेंगे। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हो गया, 2 गए 2 से ज्यादा, यानी कि उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि P2 प्लस P3 से लेके इनफाइनाइट तक को क्या कर देंगे 1 माइनस P0 प्लस P1। बात समझ रहे हो ना, अरे क्लियर है कि नहीं भाई। वो पूछ रहा है कम मिनिमम 2 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, मिनिमम 2 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि 2 हो उससे ज्यादा हो, एटलीस्ट 2 हो, ज्यादा हो तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट 2 हो। तो 1 के 0 के होने की प्रोबेबिलिटी P0 है, 1 के 2 है, इतनी की है। तो सबका समेशन लगा के हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहां से यहां तक का P2 से लेके कितने भी हो इनफाइनाइट तक, उसको क्या करेंगे 1 में से P0 P1 को घटा देंगे, एग्जैक्टली 3 हो या करके हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो जितने हम लोगों को फॉर्मूले चाहिए थे वो हम लोगों को मिल गए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गेट में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। देखो इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, बड़े फॉर्मूले पॉइजन के, लैम्डा और म्यू वाले, ठीक है। तो वो इससे गेट में एक आध ही क्वेश्चन आया है, 1 या 2 क्वेश्चन अभी तक, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बेसिक जो क्वेश्चन आए जहां से 99% 95% क्वेश्चन जहां से आए, मैंने उन फॉर्मूलों की बात की है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं कि वैरायटी क्वेश्चन के किस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। देखो ये गेट का रिसेंटली आया क्वेश्चन है कि एट ए वर्क स्टेशन 5 जॉब्स अराइव एवरी मिनट, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में 5 जॉब अराइव हो रही हैं, ठीक है, 5 जॉब एवरी मिनट, ठीक है। और कह रहा है द मीन टाइम स्पेंड टू ईच जॉब इन द वर्क स्टेशन इज 1/8, यानी कि एक जॉब को सर्विस होने में 1/8 मिनट लगता है, यानी कि 1 मिनट में कितनी जॉब को सर्विस मिल जाएगी, 8 को। जब एक जॉब को लगता है 1/8 मिनट, ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी जॉब हो जाएंगी 8, समझ गया ना भाई। 1 मिनट में 1/8 टाइम, मतलब 1/8 मिनट लगता है एक जॉब को, तो कितनी जॉब को लगेगा 1 मिनट, तो 1/8, ठीक है। क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करा दोगे उससे अपोजिट करके तो आ जाएगा 8 भाई। 1/8 लगता है एक जॉब को, ठीक है, इतना मिनट लगता है एक जॉब को सर्विस होने में, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 1 मिनट में 8, सिंपल 8 है ना। और अपने को अराइवल कितना है 5, तो यहां से अपने रो की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/8, रो की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/8। और पूछ रहा है कि द मीन स्टेडी स्टेट नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम, नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम यानी कि LS, और LS हमें पता है क्या होता है, रो अपॉन 1 माइनस रो, यानी कि 5/8 डिवाइड बाई 1 माइनस 5/8। तो ये एलसीएम लेके कट जाएगा, तो कितना बचेगा लास्ट में 5 डिवाइड बाई 3, यानी कि 1.667। आंसर कितना हो जाएगा 1.667। फॉर्मूला हमें पता है, लगा के देख लो, 2 मिनट का काम। क्लियर है ना बात। देखो इतना इजी सवाल है, गेट में आया, 2 मार्क्स का आया है, ज्यादा पुराना सवाल नहीं है, ये आया है 2014 में, ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है, ठीक। अगले में चलते हैं। देखो कह रहा है कस्टमर अराइव एट ए टिकट काउंटर एट ए रेट ऑफ 50 पर आवर, यानी कि जो लैम्डा है वो क्या है 50 पर आवर। टिकट आर इश्यूड ऑन ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल, ठीक है। द एवरेज टाइम टेकन फॉर इश्यूइंग टिकट इज 1 मिनट, ठीक है, यानी कि उसको एक टिकट को
अज्यूम कर क्या कहते हैं, इशू करने में 1 मिनट लगता है, यानी कि 1 आवर में कितने करेगा, 1 मिनट में 1 को करता है तो 60 मिनट में कितने को करेगा, 60 कस्टमर पर आवर को सर्विस देता है। Assuming that customer arrival from a poison, देखो सवाल में उसने दे रखा है, वो उनको बहुत चिंता रहती है इस चीज की कि कुछ और ना समझ लो तुम, ठीक है। एंड सर्विस एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, द एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू, यानी कि WQ पूछ रहा है, WQ पूछने के लिए क्या करना है अपन को, W क्या होता है, लैम्डा इंटू LQ। WQ क्या होता है, WQ क्या होता है, LQ बाई लैम्डा, है ना। LQ क्या है अपना, LQ है रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो। यहां से रो कितना आ जा रहा है जरा देखो, यहां से रो की वैल्यू निकालो, रो कितना आ जाएगा 50/60, ठीक है। इसको कैंसिल करो यानी कि 5/6, ठीक है। रो उठा के रखो, LQ की वैल्यू आ जाएगी, उससे डिवाइड किससे कर दो, लैम्डा से, ठीक है। डिवाइड कर दो कि लैम्डा से, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5 मिनट। वेटिंग टाइम कितना आएगा WQ 5 मिनट। देखो रो निकाल दिया हमने, लैम्डा हमको पता है कितना है, क्वेश्चन में रखो आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर है ना बात, देखो बहुत इजी है। इसीलिए तो मैं कह रहा था WQ WS का फॉर्मूला देखो कई बुक में अलग अलग भी लिखा रहता है, कई बुक में अलग अलग भी लिखा रहता है, तो अपन को याद नहीं करना, अपने को सिंपल क्लियर है कि WQ क्या है LQ बाई लैम्डा, WS बाई क्या है S बाई लैम्डा, और LQ और LS हमने याद कर रखे हैं, सिंपल सेम ही है, बस LS में ऊपर रो 1 माइनस रो है, ये रो स्क्वायर अपन 1 माइनस रो है, ठीक। आगे देखो जरा, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी अभी रिसेंटली आया है, ठीक। तो नहीं ये रिसेंटली नहीं आया, शायद रिसेंटली आया है, लेकिन है गेट का ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब बहुत ध्यान सुनना, कह रहा है जॉब्स अराइव एट ए फैसिलिटी एट एन एवरेज रेट ऑफ 5 मिनट 5 in 8 आवर, यानी कि 8 घंटे में 5 जॉब्स आती हैं, ठीक है। 5 जॉब्स कम्स इन 8 आवर, लैम्डा म्यू की बात करें तो कह रहा है कि द अराइवल ऑफ द, ये तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटर उसने दे दिया, हमें पता है कि वो देगा ही बेचारा, कहां जाएगा। द एवरेज सर्विस टाइम ऑफ ए जॉब ऑन द फैसिलिटी इज 40 मिनट, यानी कि वो 40 मिनट में एक को सर्विस दे रहा है, 40 मिनट में एक को सर्विस दे रहा है, यानी कि 1 घंटे में कितने को सर्विस देगा 60/40, यानी कि 1.5। 1 घंटे में कितने को सर्विस दे रहा है 1.5, और 1 घंटे में कितनी जॉब आ रही है 5 आ रही है 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी आएंगी, कितनी आएंगी, सिंपल बताओ जरा। पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी निकाल के, हमें जरूरत ही नहीं निकालनी, काम ऐसे ही हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 5/8 और म्यू की आ रही है क्या आ रही है 1.5। अब बताना है कि आइडियल टाइम एट द फैसिलिटी पर शिफ्ट विल बी, आइडियल टाइम एट द फैसिलिटी पर शिफ्ट विल बी, ठीक है। तो इस केस में जो हम लोग आइडियल टाइम निकालते हैं, ये क्वेश्चन आया है, कब आया है ये क्वेश्चन आया है 2014 में, ठीक है, 2040 में, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें आइडियल टाइम की, ठीक, तो पहले तो रो निकाल दें, तो रो क्या हो जाएगा 5/8, इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग 1.5। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 7/12, कितनी आ रही है 7/12। ये क्या है बिजी, इतनी देर अपना सिस्टम बिजी है, इतनी देर अपना सिस्टम बिजी है, सॉरी इसको हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं ना, वो पूछ रहा है क्या आइडियल टाइम ऑफ द सिस्टम। आइडियल टाइम हमें पता है P0 क्या होता है 1 माइनस रो, है ना। तो सिंपल हम लोग निकाल देते हैं 1 माइनस 5/8 डिवाइड बाई 1.5। जब इसकी वैल्यू निकालना है तो वो आ रही है 7/12, ठीक है। बात ये कौन कैलकुलेशन करे, कैलकुलेशन तुम लोगों का काम है करना, ठीक है। तो P0 क्या आ गया 1 माइनस रो 1 माइनस 5/8 अपॉन 1.5, सिंपल। अराइवल दे रखा था कितना 5
इन 8 आवर, यानी कि 8 घंटे में 5 आ रही हैं, तो 1 घंटे में कितनी आएंगी? 5/8। और बोल रहा है सर्विस रेट क्या है कि 40 मिनट में 1 को दे रहा है सर्विस, तो 60 मिनट में कितनों को देगा? 1.5, 60/40। अरे क्लियर है ना बात? ठीक है, इसी को हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सर्विस रेट भी निकाल लिया हम लोगों ने, अराइवल रेट भी निकाल लिया। बात हो गई दोनों की, सर्विस और अराइवल दोनों की। अब जरा देखो, ये जो हमने निकाला है, ये 7/12, ये क्या निकाला है हम लोगों ने? 1 आवर में, 1 घंटे में सर्वर कितना खाली है, कितनी देर, कितना खाली है। तो अगर 1 आवर में खाली है कितना, 1 आवर में खाली है कितना, 7/12, तो 8 आवर में कितना खाली होगा? 7/12 इंटू 8, यानी कि 14/3। आंसर अपन को मिल गया। ठीक है, आंसर हमें मिल गया, आंसर मिल गया, ये देखो आंसर। ठीक है, आंसर हमें मिल गया। ठीक, अब जरा हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत बढ़िया सवाल है ये। थोड़ी सी बात अपनी रखता है किसको इसके बारे में बात की जाए। ठीक है, जरा आगे देखो। अब क्या हुआ है कि इसको अगर हम वैसे देखें, नॉर्मल अपनी जनरल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो एक कार को सर्विस देने में लगता है 40 मिनट। कितनी कार आ रही है 5 आवर में? 8 आवर में कितनी आ रही है? 5 कार्स। तो 5 कार्स को सर्विस देने में लगेगा कितना? 40 × 5, यानी कि 200 मिनट्स। इसको अगर हम आवर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? 200/60 आवर, यानी कि इतनी देर अपना सर्वर बिजी है। टोटल अवेलेबल टाइम कितना है? अवेलेबल टाइम कितना है? अवेलेबल टाइम कितना है? अवेलेबल टाइम अपने पास 8 आवर है। ठीक है, और सर्विस कितने में मिल रही है? सर्विस कितने में दे रहा है? सर्विस कितने में दे रहा है? 200/60, 10/3। सॉल्व करोगे, इसको घटाओगे, तो जो फ्री टाइम बचेगा कितना बचेगा? 14/3 आवर। कॉमन सेंस। ठीक है भाई, इसको ऐसे भी लगा सकते थे हम लोग। और अगर पूछे मिनट्स कितने मिनट अपना सिस्टम फ्री रहेगा, तो 200 मिनट वर्किंग करता है, और अब अवेलेबल मिनट कितने हैं? 8 × 60 - 200, यानी कि 280 मिनट फ्री रहेगा। लोग कहीं कैसे लिख दिया? 8 घंटे की शिफ्ट है, उसमें 1 घंटे में कितने 6 मिनट होते हैं? 60 मिनट। इतने अवेलेबल मिनट है, इतने में सर्विस कितने में दे रहा है? 200 मिनट में सर्विस। कितना फ्री बचेगा? 280 मिनट। कितना इजी था। ठीक है, आगे देखो जरा। ठीक, ये देखो पूछ रखा है इन द नोटेशन, ये क्वेश्चन नंबर 29 के इन द नोटेशन ABCD में पूछ रहा है कि बी की वैल्यू, बी क्या है। ठीक है, तो बी क्या है? सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड इन द सिस्टम ना, सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इन द क्यू एंड डिसिप्लिन। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस हिसाब से सर्विस अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वही है। ठीक है, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड इन द सिस्टम, ये नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर अलाउड वाला किसमें होता है? सिस्टम में। ये पॉपुलेशन क्या होती है? ये क्या होता है? सर्विस रूल। ये क्या होता है? नंबर ऑफ सर्वर, सर्विस रेट, अराइवल रेट। क्लियर है ना बात? ठीक है, अब देखो इसके बाद ये क्वेश्चन कि फॉर ए सिंगल सर्वर विथ पॉइजन अराइवल एंड एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम द अराइवल रेट इज 12 per hour, लैम्डा एट 12 per hour, which one of the following service rate will provide a steady state in finite queue length? तो देखो कुछ नहीं दे रखा है, स्टेडी स्टेट फाइनाइट क्यू लेंथ कौन सा सर्विस रेट अपन को देगा? तो हमें पता है जब रो की वैल्यू क्या हो? <1, तो देखो इसमें से किस वैल्यू पे <1 हो जाएगी? 6 से नहीं होगी, 10 से नहीं होगी, इससे 1 होगी, <1 इसी से होगी। ऑप्शन क्या है? डी पार्ट, स्टेडी स्टेट के लिए। ठीक है, सिस्टम वर्क कर जाएगा लेकिन कभी कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन स्टेडी स्टेट के लिए रो की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से कम। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये गेट का रिसेंटली आया था ये। अब बात करते हैं इसकी, एक क्वेश्चन बचा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस इन ए क्यू सिस्टम इंक्रीजेस विद। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम में सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट बढ़ती है कैसे? ठीक है, इंक्रीज टाइम इन द क्यू, इंक्रीज अराइवल रेट, डिक्रीज अराइवल रेट और डिक्रीज मीन टाइम इन द क्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में करके कि किससे कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट जरा चेक कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट एक देख लेते हैं कि कॉस्ट सर्विस रिलेटेड क्या होती है। ठीक है, कॉस्ट रिलेटेड टू सर्विस।
क्योंकि एक हम अपना मिनिमाइज करने का भी था ना कॉस्ट। तो देखो दो टाइप की कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ सर्विस और एक होती है कॉस्ट ऑफ वेटिंग। कॉस्ट ऑफ सर्विस और कॉस्ट ऑफ वेटिंग, ठीक है। अब जरा देखो, मैं दो ग्राफ खींच रहा हूं, और एक एज यूजुअल, ये क्या होगी, टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये कॉस्ट की है और ये सर्विस लेवल, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो ये है कॉस्ट ऑफ सर्विस। अभी देखो मैंने बताया नहीं कि कहां घट रही है बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ सर्विस, और ये कॉस्ट ऑफ वेटिंग, ठीक है। ये है ऑप्टिमम कॉस्ट, यानी कि यहां पे जो कॉस्ट होगी मिनिमम होगी अपनी, ये हम लोग चाहते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, थोड़ी दो तीन चीजें हैं, दो तीन पॉइंट हैं, वो हमको ध्यान से समझने हैं। ये है ऑप्टिमम लेवल ऑफ सर्विस, ठीक है। यहां पे जो अपन को सर्विस मिल रही है, इस पॉइंट पे जो सर्विस मिल रही है वो स्लो मिल रही है, इस पे मिल रही है क्विक इधर पे, और ये ऑप्टिमम लेवल अपन को यहां चला के ये इतनी सर्विस देनी है ताकि कॉस्ट मिनिमम हो। अब जरा देखो, जैसे जैसे हम सर्विस अच्छी करेंगे, क्विक करेंगे, जल्दी लोगों को सर्विस देंगे, सर्विस की कॉस्ट बढ़ेगी। क्यों? हमें नंबर ऑफ सर्वर ज्यादा बिठाने पड़ेंगे, सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, हमारी सर्विस की कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। बेटर, अगर कंप्यूटराइज सर्विस है तो बेटर इंटरफेस लगाना पड़ेगा, बेटर सिस्टम लगाना पड़ेगा, सर्विस की कॉस्ट बढ़ेगी। और वेटिंग कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, भाई लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा, जो वेट के चक्कर में कस्टमर लूज हो रहे थे वो भी नहीं करना पड़ेगा, जो परेशान हो रहे थे, जो कंप्लेन कर रहे थे उधर से कॉस्ट लग रही थी वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब कि अगर वेटिंग कम करनी पड़ेगी, वेटिंग कॉस्ट अगर कम होगी तो कब कम होगी? जब सर्विस अच्छी मिलेगी, है ना। और सर्विस कॉस्ट कब कम होगी? जब सर्विस खराब मिलेगी। सर खराब कैसे मिल रही है कि भाई लगी है 50 लोगों की भीड़, सर्वर हमारे पास एक ही है, एक ही कस्टमर, एक ही रिप्रेजेंटेटिव बैठा है जो बात करेगा लोगों से, या एक ही डॉक्टर बैठा है और लोग लाइन में लगे हुए 50, सर्विस खराब है। और कॉस्ट ऑफ वेटिंग वहां पे क्या है? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारे लोग लौट जा रहे होंगे तो हमको कितना घाटा हो रहा है, हमारी रेपुटेशन कितनी मार्केट में खराब हो रही है। क्लियर है ना बात? तो कॉस्ट ऑफ वेटिंग क्या होगी? ज्यादा। तो सिंपल सी बात है कि भाई ना ही हम ज्यादा अच्छी सर्विस दे सकते हैं, कि पता चला कि हमने 10 कस्टमर बिठा दिए रेलवे काउंटर पे, RBC लोग रहे हैं, तो इतनी भी अच्छी सर्विस देने का कोई फायदा नहीं कि वेटिंग टाइम तो लोगों का 0 होता जा रहा है, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ सर्विस बढ़ती जा रही है, ठीक है। एक ना इतना भी है कि आ रहे हैं 50 लोग, एक ही बंदा बिठा रखा है, तो वेटिंग कॉस्ट कितनी हो रही है? बढ़ रही है, और सर्विस कॉस्ट क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों? एक ही बंदे को सैलरी देनी है। तो हम लोग क्या करते हैं? बीच में ऑप्टिमम ढूंढते हैं। देखो, यानी ये जो ऑप्टिमम रेंज है, इसके आगे जाओगे तब भी अपनी सर्विस कॉस्ट की बात बढ़ेगी, और इससे पीछे जाओगे तब भी सर्विस कॉस्ट अपनी की टोटल सर्विस कॉस्ट अपनी बढ़ेगी, ठीक है। मतलब टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट रिलेटेड टू सर्विस, ठीक। तो हम लोग टोटल कॉस्ट की बात कर रहे थे। टोटल कॉस्ट हमेशा ऑप्टिमम पॉइंट से आगे जाओगे तब भी बढ़ेगी, पीछे जाओगे तब भी बढ़ेगी, ठीक है। सर्विस अच्छी होगी तो कॉस्ट ऑफ सर्विस बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ वेटिंग घटेगी। सर्विस खराब होगी, स्लो होगी, कॉस्ट ऑफ वेटिंग बढ़ेगी और कॉस्ट ऑफ सर्विस घटेगी, ठीक है। तो कॉस्ट से हम लोग का रिलेशन है नहीं है, कुछ गेट में सिलेबस में अपने है नहीं है गेट में, ठीक है। कॉस्ट है नहीं है, कॉस्ट की एनालिसिस है नहीं है, फिर भी मैंने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि समझ में आ जाए क्या है। कभी कभार इधर उधर से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो आई होप ये वाला चैप्टर हम लोगों का क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है, क्यूइंग मॉडल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।